श्रीमन धागा प्रेम कान मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर जुड़े नहीं जुड़े गांठ पड़ जाए। ये मोह मोह के धागे हैं। ये थोड़ी है कि आज मन मिल गया और कल मन मिट गया। एक बार जो मन से उतर जाता ना, फिर मेरे से उसके साथ रहा नहीं जाए। मेरा स्वाभिमान है। मान रखे तो पीऊ तज, पीऊ रखे तजमान, दो दो गेंद ने बंधु एक एक खंबू ठाण। मान रखे तो पीऊ तज। हे उमा दे, यदि तुझे मान इज्जत चाहिए तो पीऊ तज, इस पति को त्याग दे। पीऊ रखा है तजमान, और यदि पति रखना तो इज्जत ने कितने युद्ध और कितने परगने जीते? 52 युद्ध। और इस सिलसिले में उसने एक दिन जैसलमेर पर अटैक किया। कहां अटैक किया? जैसलमेर का राजा कौन है? लूणकरण। लूणकरण को यह समझ में आ गया कि मालदेव के खिलाफ पार तो पड़ेगी। तो उसने कहा भाई रे, रुपए टक्के ले ला और वापस जा, लड़ने की हिम्मत नहीं। मालदेव ने कहा रुपए लाओ, और मालदेव रुपए लेके वापस चला गया। अब जैसलमेर वालों ने बैठ के सोचा कि यार रुपए लेके एक बार वापस चला गया, इस बात की क्या गारंटी है वापस नहीं आएगा? रुपए के चक्कर में वापस आ सकता है। हमने पढ़ा है बहादुर शाह रणथंभौर किला लेके गया था, अगले साल वापस आ गया। तो जैसलमेर वालों ने कहा मालदेव का क्या इलाज किया जाए? लड़ाई की जाए। तो यदि लड़ाई करेंगे तब तो मालदेव अपना इलाज कर देगा। अब क्या किया जाए? तो लूणकरण की एक बहुत सुंदर राजकुमारी है उमा दे। क्या नाम है? तो कहा उमा दे की शादी मालदेव से कर दी जाए। एक तीर से दो शिकार। एक तो मालदेव अपना जवाई बन जाएगा तो अटैक नहीं करेगा। उमा दे के लिए अच्छा राजा, अच्छा राजकुमार चाहिए। मालदेव उस समय सबसे बड़ा हिंदू राजा है। मालदेव से बड़ा हिंदू राजा कौन है? यदि उमा दे की शादी मालदेव के साथ होती तो और अच्छी बात। मालदेव के पास समाचार भेजा गया, भाई जैसलमेर वाले तेरी शादी उमा दे से करना चाहते। मालदेव ने कहा हो, मैं तो तैयार हूं, बारात लेके। मालदेव बारात लेके गया। बारात लेके गया था, बड़ी बारात गई मालदेव की, खूब सारी लोग इकट्ठे हुए बारात देखने के लिए। महिलाएं बारात देखने के लिए गई। तो दुल्हन घर से बाहर कैसे निकले? सब आके सूचना देगा, रहे मालदेव जी की बड़ी बारात आई है, इतने हाथी, इतने घोड़े, इतने ऊंट। मालदेव जी खुद हाथी पे बैठ गए, क्या फूट लग रहे हैं मालदेव जी। दुल्हन को मन में लगेगा यार मैं भी मेरी बारात देखूं, बाहर नहीं जा सकते। तो उसे लगा कि किला हमेशा ऊंचाई पर होता है, नीचे सब कुछ दिखता है। यदि मैं किले के ऊपर चढ़ के देखूंगी तो मुझे वो नीचे जगह दिख जाएगी जहां बारात रुकी, बारात भी दिख जाएगी, मैं देख के आती। उमा देवी जब किले के ऊपर चढ़ रही थी तो सीढ़ियों के पास में एक कमरा था, उस कमरे में लड़ाई की आवाजें उसने कान लगाए। उसके मम्मी पापा ही लड़ रहे थे, और लूणकरण अपनी रानी से कह रहा था कि मालदेव जैसे ही फेरों के अंदर आएगा मैं पकड़ के मार दूंगा उसको। यार क्या बात करते हो, अपने जमाई है, बेटी से शादी करने के लिए। उसने कहा शादी है, दबाव में आके इसके साथ शादी करनी पड़ रही है। थोड़े दिन पहले ही अपने से रुपए लेके गया था, बदला लूंगा। युद्ध में तो मरेगा नहीं, आज अकेला होगा, मारेंगे इसको। अरे तो बेटी विधवा हो जाएगी, उनका सती कर देंगे, इसको मारेंगे आज। और यदि तूने किसी को बताया तो पहले तेरे को मरूंगा मैं। अब ये बात उमादे ने सुनी। उमादे पसोपेश में एक तरफ उसके पिता है जो मालदेव को मारना चाहते हैं, एक तरफ मालदेव है जो उसका होने वाला पति है। उसे लगा भाई अब अपने किसका साथ दिया जाए, और उसे लगा कि हिंदू धर्म कहता है कि सगाई अपने आप में आधा विवाह है, मुझे मालदेव का साथ देना चाहिए। उसने मालदेव जी के पास समाचार भेजा कि मालदेव जी आज जब फेरों में आओ तो थोड़े सावचेत रहना, आपके साथ यहाँ पे घात हो सकती है, विश्वासघात हो सकता है, धोखा हो सकता है। मालदेव जी ने पर्ची पटका, थैंक यू उमादे, पहली बात तो मैं इनसे वैसे नहीं मरता, और तूने कह दिया तो थोड़ा मैं ध्यान रख लूंगा। मालदेव ने अपने साथ में दो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर टाइप के बाराती थे, उनको कहा तुम्हारा एक ही काम है, जब तक फेरे नहीं हो जाए लूणकरण को पकड़ के बाहर बैठे रहना, बाकी मैं देख लूंगा मेरे हिसाब से। भाई मारेगा कौन? लूणकरण। लूणकरण को फेरों में नहीं आने दूंगा मैं। गए मालदेव जी, तोरण वोरण हुए, अंदर फेरों में जाके जैसे ही बैठे, लूणकरण तब तक बाहर घूम रहा था, लूणकरण अंदर जाने लगा। वो दोनों बॉडी बिल्डर जोधपुर वाले तैयार बैठते, उनका भाई साहब ध्यान किधर है, हीरो इधर है, कहां जा रहे हो? कब से भागे भागे घूम रहे हो? इतनी दूर से बारात आई है, हम बाराती आए, हमारे साथ बैठो यार, बातें करो, दो पेक बनाओ लूणकरण जी। और लूणकरण जी ने कहा अरे नहीं 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 नहीं, मेरे घर में बेटी की शादी है, मुझे काम करने हैं। क्या काम है? राजा के काम करने के 100 लोग होते हैं, कोई कर लेंगे। लूणकरण को लगा मरा दिया यार, अंदर तो नहीं जान देंगे। हाँ नहीं, लूणकरण ने कहा अरे मुझे कन्यादान करना है, कन्यादान करने के लिए जान दो। उनका कन्यादान भी कोई कर देता है, बड़ा भाई कर देता है, तेरा बड़ा भाई कर सकता है, चाचा ताऊ किसी से कन्यादान करवा लेते हैं। और वास्तव में कन्यादान गांव में कोई कर देता है। मैंने फिल्मों में आके दो चीजें देखी, एक तो कन्यादान पिताजी ही करते हैं, फिल्मों में, शहरों के अंदर देखा, शहरों वालों ने फिल्मों वालों सीख लिया, इसलिए हर मूवी में आता है कन्यादान के समय कन्या के पिता को बुलाइए, और कन्या के पिता को उसी समय गायब होना होता है। सब ढूंढते रहते कन्या के पिता कहाँ है, कन्या के पिता कहाँ है। गांव के अंदर पंडित जी को जो दिख जाता है ना, बड़ा भाई, चाचा ताऊ, उससे करवा लेते हैं। एक मैंने फिल्मों में और शहरों में देखा कि लड़की की शादी में लड़की के घर वाले भी नए कपड़े पहनते हैं। मतलब मेरी बहन की शादी है तो मैं नए कपड़े पहनूंगा, मैं हमारे घर वाले भी नए कपड़े पहनेंगे? भाई साहब नए छोड़ो, पुराने भी ढंग के नहीं मिलते हैं, इतनी खराब हालत रखते हैं गांव के अंदर।
और मान मैं आप तैयार हो भी जाओ ना तो कोई चाचा था वगैरह दे ब्याह तेरे होगी कि ना मेरा तो नहीं, तो तू क्यों तैयार हो रखा है। और मैं कई बार सोचता हूँ कि जिद करके भी तैयार हो गए कि मैंने एकदम व्हाइट कुर्ते पजामा पहन लिए या मैंने एक अच्छा सा कोट पैंट पहन लिया, यही होता है तैयार होने का। इतने में कोई एक चाचा था खोड़ला पक्का होता घर में, वो आवाज लगा कढ़ाई ले और एक कढ़ाई। अब भाई साहब धोड़े कुर्ते पजामे में कढ़ाई लिया हुआ, हाथ में कितना बुरा लगेगा यार। उनके काम वैसे होते हैं कि वो भट्टी के लिए खड्डा खोदना है तो खड्डा खोदो, और अब तो फिर भी थोड़े भले दिन आए तो कम से कम हलवाई तो बिठा लेते हैं मिठाइयां बनाने के लिए। पहले हलवाई को, पहले गांव में पैसे थे नहीं, मिठाई के नाम पे होते लड्डू बूंदी, तो उसको कहते खाली बूंदी बना दे, लड्डू हम बना लेंगे। तो वो हलवाई केवल बूंदी बूंदी बना के चला जाता, अब टावरों को लगाते हैं। भाई साहब ये बाई सेप और ट्राई सेप दोनों बन जाते हैं। रात को हाथ ना ऐसे रहते थे, ऐसे नहीं होते थे, पर टावरों को फिर भी मजा आता था। बूंदी खाने को भी तो मिलेगी, बूंदी कहाँ पड़ी थी भाई साहब खाने के लिए। तो अब जाके भले दिन है, शहरों के अंदर मैं देखता हूँ कि लड़की की शादी है, उसके भाई ने कभी किसी चले जाओ यहाँ पे सब ऊपर तक कोट पैंट एकदम बंद किए हुए। मगर यार तुम लड़की के भाई हो, लग ही नहीं रहे यार, तुम तो बराती टाइप के लग रहे हो। फिर पता कैसे चलेगा कि ये बराती रे घर वाले हैं। घर वाले एकदम यूं रहने चाहिए सामान्य कपड़ों के अंदर, बाराती यूं तैयार हो गए 3 बार डीओ छिड़क के आए तो उनका समझ में आता। और अब क्या काम करने वाले लोग खूब सारे होते हैं, तो घर वालों को मौका मिल जाता होगा। तो लूणकरण जी को वहीं बिठा लिया, नहीं जाने दिया तो नहीं जाने दिया। अगले दिन उमा दीदी की विदाई हुई, राजकुमारी की विदाई होगी। पहले जब राजकुमारियों की विदाई होती तो उनके साथ में काम करने के लिए खूब सारी महिलाएं दी जाती, नौकर चाकर दिए जाते। हम पढ़ते हैं कि पन्ना दहाय है, मैंने बताया दहाय कौन होते हैं, राजकुमारों को पालने के लिए, तो मतलब बच्चों के पालन पोषण के लिए जब महिलाएं हैं अलग से, तो बाकी सब भी खूब सारी जो महिलाएं हुआ करती, महिलाएं पुरुष खूब सारे साथ भेजते, भाई नौकर चाकर साथ में भेजे जाए राजकुमारी के। तो वो जब साथ में जो नौकर चाकर भेजे जा रहे थे उनमें से एक महिला साथ में भेजी गई, उसका नाम था भारमली। क्या नाम था। वहां पे जैसे ही जोधपुर पहुंचे, शाम को मालदेव जी अपने महलों के अंदर पधारे, समाचार भेजा कि भाई मालदेव जी अपने महलों के अंदर आ गए। उमा दे अपना श्रृंगार कर रहे थे, तो उनको आके किसी नौकरानी ने कहा भाई मालदेव जी अपने महलों में पधार गए। तो उमा देवी लगा भाई मुझे समय लगेगा अभी श्रृंगार के अंदर, तो उन्होंने भारमली पास में बैठती, भारमली कहा भाई तुम जाओ और मालदेव जी को जाकर दो, मुझे अभी समय लगेगा। भारमली मालदेव जी के पास गई, मालदेव जी नशे में थे, भारमली सुंदर थी। इस बात का पता उमा दे को चला, उमा दे ने कहा है फर्जी आदमी, और आज के बाद मैं तेरा तो मुंह देखना भी पसंद करूंगी। और लिटरली उमा दे ने उसके बाद मालदेव कभी मुंह ही नहीं देखा, वो जोधपुर छोड़ के चली जाती। उसने कहा नहीं, मैं मेरा जीव नहीं मानता ऐसे व्यक्ति को पति स्वीकार करने में। वो तारागढ़ रहती है। जब शेरशाह वाला अटैक होता है तब ये डिसीजन, मैं कल आपको कहानी सुना तब मैंने कहा था कि पहले ये डिसीजन हुआ कि हम अजमेर लड़ेंगे, फिर कहा नहीं अजमेर नहीं, थोड़ा नजदीक लड़ते हैं। तो जब ये बात है कि अजमेर लड़ेंगे तो उमादेव को पता चला कि मालदेव अपनी सेना लेके कहाँ आ गया, अजमेर। तो उमादेव समाचार भेजती है मालदेव के पास कि मालदेव जी आप सेना भेज दो, आप मत आना, सेना को लीड मैं कर लूंगी और मैं यहाँ पे लड़ाई कर लूंगी। फिर फाइनली ये तय हुआ कि हम अजमेर तो लड़ेंगे नहीं, तो अजमेर खाली करो, अजमेर की सेना भी बुलाई जाए। तो उमादेव कहा गया भाई खाली करना पड़ेगा। तो उमादेव ने कहा मैं जोधपुर तो नहीं जाऊंगी। तो जोधपुर के पास में गांव था, कुछ दिन वहां पर रहे थे, कोसाना करके गांव था, वहां पर रहे कुछ दिन। और फिर वहां से उनका खुद का ननिहाल था केलवा, तो बाद में केलवा चले गए थे, केलवा ही रहे थे। और एक मालदेव के दूसरी रानी से एक बेटा हुआ था राम सिंह, उस राम सिंह को गोद ले लिया था, उस बेटे के साथ वहां रहते। जब मालदेव की डेथ हुई तो उमादेव को समाचार भेजा गया कि भाई मालदेव की डेथ हो गई, कपड़े भेजे गए मालदेव के, साफा भेजा गया मालदेव का। उमादेव सती हो जाती है वहां। उसने कहा मालदेव ने अपने पति होने का धर्म नहीं निभाया था, मैं अपने पत्नी होने का धर्म, उस समय यही था सती हो जाना, मैं अपने पत्नी होने के धर्म से कभी भी पीछे हटूंगी। वास्तव में उमादेव वाली कहानी तो इतनी है। पर उमादेव जब जोधपुर के पास के गांव में थे, शेरशाह का अटैक समाप्त हो जाता है, मालदेव सिवाना से वापस जोधपुर पे कब्जा कर लेता है, तब मालदेव को ये रियलाइज होता है कि यार मैंने गलत किया और उमादेव के साथ जो भी हुआ उसमें गलती मेरी है। तो वो एक उसके दरबार में कवि है, उनका नाम था ईसरदास जी। क्या नाम था। मालदेव ईसरदास जी कहता कि ईसरदास जी जाओ और रानी उमादेव को मना के वापस लाओ। ईसरदास जी गए, उन्होंने जाके कहा कि रानी उमादेव अब वापस पधारो, आप पटरानी हो, मालदेव के साथ आप रहोगे, आपका जब पुत्र होगा वो जोधपुर का अगला राजा बनेगा, आप राजमाता बनोगे, चलना चाहिए आप। उमादेव ने वापस कहा रहीमन धागा प्रेम कान मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर जुड़े नहीं, जुड़े गांठ पड़ जाए। ये मोह मोह के धागे हैं, ये थोड़ी है कि आज मन मिल गया और कल मन मिट गया। एक बार जो मन से उतर जाता ना, फिर मेरे से उसके साथ रहा नहीं जाए, मेरा स्वाभिमान है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मालदेव ऐसा मेरे साथ कर सकता है।
उन वापस का गलती आदमी से होती है ना, आप चलो मालदेव माफी मांगने के लिए तैयार है, गलती की सजा होती है, माफी मांग ले आदमी, फिर क्या होता है। उम्मद ने वापस कहा कि नहीं, मैं वहां जाऊंगी लोग क्या कहेंगे, ये पहले तो मुंह फुला के चली गई थी और आज वापस आ गई। ये सरताज ने कहा कोई कुछ नहीं कहेगा, मालदेव 100 लोगों के बीच में माफी मांगेगा, आपकी तो इज्जत बढ़ेगी। उम्मद ने कहा देखो आप पर सरदार जी, सरदार जी ने कहा मैं गारंटी देता हूँ आपको, आप तो चलो। ये सरदार जी मना के उम्मदे को ला रहे हैं। उम्मदे पालकी में होती पहले तो 4 लोग उठा के चलते, पालकी में आ रही है। ये बाकी रानियों को पता चला कि कौन आ रही है जोधपुर। बाकी रानियां जानती थी कि उम्मादे आते पटरानी बनेगी तो अपनी दुकानदारी बंद। तो बाकी रानियों ने एक और कवि थे आसानंद, क्या नाम था, आसानंद जी को आगे, आसानंद जी उम्मादे वापस आ रही है, क्या महिला के स्वाभिमान नाम की चीज नहीं होती, क्या महिला के सुहागरात के दिन इस प्रकार उसका कोई पति कर सकता है फिर भी उसके साथ में रहे। आसानंद जी ने कहा ना ये तो बहुत गलत बात है, उम्मादे कैसे आ सकती है, तो आ रही है। आसानंद जी सामने जाके खड़े हुए, और जब पाल की नजदीक आई तब आसानंद जी ने जोर जोर से दोहे बोले, मान रखे तो पीऊ तज, पीऊ रखे तज मान, दो दो गेंद ने बंधु एक एक खंबू ठाण। मान रखे तो पीऊ तज, हे उमा दे यदि तुझे मान इज्जत चाहिए तो पीऊ तज, इस पति को त्याग दे। पीऊ रखे तज मान, और यदि पति रखना है तो फिर इज्जत का मत सोचना। आज उमादेव की इज्जत है, लोग बात करते हैं कि उमादेव वह महिला है, उमादेव वह स्त्री है जिसने मालदेव जैसे बड़े राजा को ठोकर मार दी। उमादेव वह स्त्री है जिसने मारवाड़ के राजमहलों के वैभव को ठोकर मार दी। उसका स्वाभिमान ज्यादा प्रिय था कि मेरा पति यदि गलत काम करता है तो मैं उसका मुंह भी देखूंगी नहीं। तुम आ जाओगी, तुम्हें जोधपुर मिलेगा, मारवाड़ का राज्य मिलेगा, सुख वैभव मिलेंगे, मालदेव जैसा बड़ा राजा मिलेगा, तुम्हारे पुत्र राजा बनेंगे, आगे इज्जत नहीं मिलेगी उमादेव। दो दो गेंद ने बंध हु एक एक खंबू उठान, दो हाथियों को एक जगह पे बांध के नहीं रख सकते, वो आपस में लड़ेंगे। इज्जत और पति दोनों में से एक मिलेगा, तुम तय करोगे इज्जत चाहिए या पति चाहिए। उमादे ने कहा अपने को चाहिए फुल इज्जत। उमादे वापस चले गए, उसके बाद उमादे कभी भी लौट के, और बारमली तो मालदेव के पास ही रह गई। बारमली तो यही थे। एक दिन रात को बारिश का समय, जैसलमेर की तरफ बिजलियां चमके और बारमली एक टक बिजलियों की तरफ देखे, और मालदेव ने पूछा कि तुम्हें जैसलमेर की याद आती है क्या। उसने कहा और रोई। उसने कहा क्यों नहीं आएगी याद, मेरा पीहर है वहां पे, और मैं वहां रही हूँ, राजमहलों में पली बड़ी हूँ मैं भी वहां पे। वो क्या बारमली के लिए कहते हैं, बारमली के माता पिता का पता ही नहीं था कौन था। वो पैदा हुई थी, पैदा होते ही उसको उसके माता पिता जो थे रास्ते किनारे छोड़ के चले गए। अभी भी अपने अखबारों में कई बार पढ़ते हैं, अस्पताल में छोड़ के चले गए, वैसे छोड़ के चले गए। तो जिसको मिली उसने राजा को ला के दे दी, तो राजा ने पाल पोस के बड़ा किया था उसको, वहीं राजमहलों में रहती थी वो। उसने कहा मुझे याद तो आती है, मैं वहां खेली हूँ, कूदी हूँ, इतनी बड़ी हुई हूँ, उमादे मेरी सहेली थी, मेरी गलती की वजह से, अपनी गलती की वजह से उमादे को जाना पड़ गया। तो मालदेव ने कहा उम्मादे को जो हुआ वो नहीं आना चाहते, नहीं आए क्या करें, पर तुम जैसलमेर जाके आओ, घूम के आओ। तो उसने कहा मैं जैसलमेर जाऊंगी तो उम्मादे के परिवार वाले, जो राजा का परिवार हो, क्या कहेगा, इसके चक्कर में हमारी बेटी का घर टूटा है। मालदेव ने कुछ नहीं कहा, मैं लेटर लिख के भेज दूँ। मालदेव लेटर लिख के भेजा, बारमली आ रही है, बारमली के साथ में कोई ऊंच नीच की बात नहीं होनी चाहिए, यदि किसी ने कुछ कह दिया मैं अटैक कर दूंगा। कौन क्या कहे भाई साहब, बारमली वहां रहे। वहां जो जैसलमेर का राजकुमार था उसके 3 रानियां थी, और बारमली बहुत सुंदर थी। तो वो राजकुमार आसपास चक्कर काटे। उन तीनों राजकुमारियों को लगा कि ननद का घर बर्बाद हुआ, हमारे वाली कभी भी लाइन क्रॉस हो सकती है। उन 3 रानियों में से एक रानी बाड़मेर में एक जगह पड़ती है कोटड़ा, क्या जगह, वहां का एक बंदा था बाघ सिंह, क्या नाम था, और डाकू टाइप का आदमी था, बागा कोटड़िया, कोटड़ा का था इसलिए कोटड़िया, बाघ सिंह था इसलिए क्या हो गया बाघ। उसकी बहन थी। उन बाकी 2 रानियों ने कहा तेरा भाई बागे कोटड़ी को बता, वो कोई इंतजाम कर सकता है। उस बहन ने अपने भाई को बुलाया, भाई को बुला कहा वैसे तो आप बड़े भैया हो, मैं आपको ऐसी बात क्या ही बताऊं, पर आपसे कौन सी बात छुपी हुई है, ये भारमली हमारी ननद का घर बर्बाद करके आई है, हमारे वाड़ा कभी भी टूट सकता है। बागान का चिंता मत करो, कल जब मैं रवाना होने लगूं तो तिलक निकालने के लिए तू मत आना, इस भारमली को भेज देना। अभी भी हम बहन के घर जाते हैं, रवाना होते हैं, बहन तिलक करती है। मैंने कहा ठीक है। गांव बोलते हैं सीख देनो, क्या देना, सीख। और सह को तुम है बोल दे तो हीख देनो, बाकी सीख देना होता हो। तो उसने कहा सीख देने के लिए तू मत आना, तिलक निकालने के लिए तू मत आना। अगले दिन बाघ सिंह जैसे रवाना होने लगा, और जैसलमेर ने कहा अरे क्या हुआ इतने जल्दी क्यों रहना। उसने कहा कोटड़ा काम है जाना मेरे को। अरे तो सीख तो लेके जाओ, कहो भाई कहो इनकी बहन को फटाफट सीख दे। उन दोनों भाइयों बहनों की सेटिंग आपस के अंदर, तो जाके जैसे ही कहा, उसने कहा अरे मैं तो नहा ही नहीं, मेरे तो लुगड़ी पता नहीं कहाँ चली गई, अब मैं कैसे सीख देने जाऊंगी बाहर। बारमली नहा धो के तैयार बैठी। उसने कहा बारमली तिलक कित निकालना, तू निकाल दे। बारमली ने कहा मैं निकाल दूं। बागा ऊंट के ऊपर बैठा है, उसने कहा मैं थोड़ा नीचे झुकता हूँ, तू ऊपर बैठे बैठे मेरे तो निकाल दे, ठीक है। बारमली जैसे हाथ ऊपर करके उससे तिलक निकालने लगी, उसने हाथ पकड़ा, बारमली को ऊंट पे बिठा लिया, और बागा बारमली को लेके जैसलमेर से कोटड़ा आ गया। जैसलमेर से कोटड़ा आते आते बागा को बारमली से, बारमली को बागा से बेनता मोहब्बत। राजस्थान की सबसे अच्छी कोई प्रेम कहानी है तो बागा बारमली है। कौन सी है, जहां तरवरता है मोरियो और जहां सरवरता है हंस, जहां बाग होता है भारमल, जहां दारूता है मंस। जहां तरवरता है मोरियो, जहां जहां पेड़ होंगे वहां वहां मोर होंगे, जहां सरवरता है हंस, जहां जहां तालाब होंगे वहां वहां हंस, जहां बाग होता है भारमल, जहां जहां बागा रहेगा वहां वहां
जहाँ दारू तय मन, जैसे जहां जहां शराब होती है वहां वहां क्या होता है। अब ये बात मालदेव को पता चली कि भारमली को कौन ले गया, भागा, तो उसने कहा अटैक कर दो। लोगों ने कहा साहब अटैक मत करो, डाकू टाइप का आदमी है। लेके आगे भाग गया, हाथ नहीं आया तो बेइज्जती होगी, साहब मारवाड़ की सेना गई, हाथ ही नहीं आया। तो मालदेव ने कहा रुको। वो उस दिन उमादे आ रही थी, तो सामने कौन गया था रे, दो ही बोलने। आसानंद जी ने कहा मैं। तो आसानंद जी आपके चक्कर में उमादे वापस गई, आप भारमली को लाओगे, ठीक है। तो अब भारमली को मनाने के लिए कौन गए, आसानंद। बाघा को पता चला कि मेरे से मिलने के लिए कौन आ रहे हैं, आसानंद। बाघा बड़ा ही दिलदार आदमी था, आसानंद जी के सामने चला के गया। आसानंद जी खुद पालकी में उठा के लेके आए। अरे इतना विद्वान आदमी हमारे कोटड़े की धरती पर आया है। आसानंद जी वहां रहे, बाघा बड़ी इज्जत करता, शिकार खेलने के लिए साथ में लेके जाता, बड़ा ध्यान रखता। और आसानंद जी नोटिस किया कि यार बाघा मेरी बहुत इज्जत करता है। उन्होंने ये भी नोटिस किया कि भारमली और बाघा आपस में बहुत प्यार करते हैं। आसानंद जी वहीं रह गए, वापस गए ही नहीं। फाइनली जब बाघा मरता है तो भारमली सती हो जाती है, आसानंद जी पागल हो गए थे। आसानंद जी जगह जगह दीवारों में सिर भिड़ा भिड़ा के घूमते रहते। थोड़ ठोड़ पग तोड़ करस्या पेट रहे कारण है, रात दिवस राठौड़ बिसरिया नहीं बाग जी। ये बागा तेरी याद एक पल भी मेरे दिल से जाती नहीं है। जैसे फूल झड़ जाता है लेकिन फिर भी उसकी सुगंध नहीं जाती, बागा तू चला गया पर तेरी याद मेरे मन से जाती